आप सुन रहे हैं कहानी एक राज, जिसे लिखा है अर्चना ठाकुर ने और आवाज दी है रुक्सिंग पटेल ने। एक राज भाग 1। निधि ने कराते हुए अपनी आंख खोली। उसके शरीर का रोम रोम दुख रहा था। फिर भी किसी तरह से कराते हुए उसने अपनी आंख खोली और अपनी स्थिति का जायजा लिया। उसके हाथ पैर उसी के दुपट्टे से बंधे थे और मुंह पर रुमाल को तिरछा कर बांधा गया, जिससे उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। अपनी ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या से क्या हो गया? कहां कल तक होटल के मखमली रूम में अपने पति संग अपना हनीमून मनाने आई थी, वहीं आज वह ऐसी दुखदाई स्थिति में पड़ी है। धीरे धीरे पिछला सब याद करने की कोशिश करती है कि कैसे 4 दिन पहले ही वे दोनों कार से उदयपुर से जैसलमेर आए थे और सैंड ड्यून्स की नाइट में बुकिंग पूरी कर उसने जी भर कर जैसलमेर का महल घूमा। उसका मन सारी खुशियां पाकर झूम रहा था कि एक गलती उनसे हो गई। जब रात को मार्केट से लौटते उसके पति ने 2 अजनबियों को लिफ्ट दे दी। उसने एतराज भी किया, पर जतिन कहां सुनने वाले थे। उनसे किसी की भी तकलीफ नहीं देखी जाती। उन दोनों में से किसी एक के पैर पर चोट लगी थी, ऐसा उन लोगों ने बताया, और उनकी तकलीफ सुनकर जतिन ने उनके लिए कार रोक दी। बैठो, यहां से मुख्य सड़क दूर है, हम भी वहीं जा रहे हैं, छोड़ दूंगा। जतिन के कहते वे दोनों अजनबी खुश होते कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गए। उसी पल निधि को असहजता महसूस हुई जब अजनबियों ने बहुत जल्द उसके पति से आत्मीयता जैसी बातचीत भी शुरू कर दी। आपने जैसलमेर की हवेली देखी? क्या गजब बनी है। लगता है पैसे का पेड़ रहा होगा राजा के पास। वह जबरन दांत दिखाता हंस रहा था। हाँ, अभी हम लोग सैंड ड्यून से ही आ रहे हैं। काफी दूर है मुख्य सड़क से। अभी आधा घंटा और लगेगा, जतिन बोला। कोई बात नहीं, ये रात हमें याद रहेगी। जतिन उस अजनबी की बात पर बस धीरे से मुस्कुरा दिया, पर निधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चारों ओर खामोशी थी और कार सुनसान रास्तों पर चली जा रही थी। राजस्थान की ठंडी रातें और दूर दूर तक फैला रेतीला समंदर अब उसके लिए भयावह होता जा रहा था। यहाँ रास्ते लंबे और सुनसान भरे होते हैं। ये सोच उसने अपनी तरफ का शीशा हल्का सा सरकाकर वह बाहर देखने लगी कि सहसा कोई हाथ उसके चेहरे पर पड़ा, और उसके बाद अचानक से उसकी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। निधि को तब से अब जाकर होश आया। धीरे धीरे उसकी सुप्त तंद्रा जागी और सबसे पहले उसे अपने पति जतिन की याद आई। उसका जो भी हाल था, पर जतिन का ख्याल कर उसका मन हुलस उठता है। ये क्या हो गया? वह अपनी हालत देखती है। वह उस समय किसी अंधेरी जगह बंधी हुई थी और जतिन का कहीं अता पता नहीं था। वह मन ही मन ये सोचकर बिलख उठी, मेरे घर वाले, जतिन के परिवार वाले क्या हमें खोज रहे होंगे? आखिर कल ही तो फोन लेकर बोली थी, प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें, और कहकर देवर का फोन काट दिया। और फिर दूसरे दिन वाकई उनके घर से कोई फोन नहीं आया। आखिर यही तो वो चाहती थी, अपने पति के साथ नितांत एकांत। और ये क्या हो गया उसके साथ? अपने घर में भी तो वह अपनी छोटी बहन से कह चुकी थी। बात मजाक में कही गई, पर मां सब समझती थी। आज अपने इस व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब पता नहीं कितने दिन बाद कोई उनकी खबर लेगा। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे
कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह इस वक्त कहाँ है। रोते रोते बार बार जतिन पर उसका ख्याल चला जाता। आखिर देर तक मन भी जैसे रोते रोते खाली हो चुका था। अचानक उसे लगा कुछ आवाज सी आ रही है। उसने अपने कानों को आवाज की ओर केंद्रित किया। ये हवा की आवाज थी। यहां तो अक्सर ही हवा ऐसे ही साए साए कर चलती है। सहसा उसका दिमाग चौंका, तो जरूर यहां कोई खिड़की या दरवाजा होगा। ये सोचने भर से उसके मन में जैसे कुछ पुनर्जीवित हो उठा। उसने मन में करो या मरो की ठान ली। आखिर ऐसे बांधने वाले उसे ऐसे ही छोड़ने वाले तो नहीं, तो आखिर क्यों ना कुछ करके ही मरा जाए। ये सोचने भर से ही उसका शरीर जैसे अंगारों से भर गया और वह अपने बंधन पर जोर लगाने लगी। उसे उसी के दुपट्टे से बांधा गया था। उसने भरसक बहुत खींचातानी की, कभी पैर की ओर करती, कभी हाथों का खिंचाव बढ़ाती कि किसी तरह से ये बंधन कमजोर हो जाए। बहुत देर की कोशिश से उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। बार बार उसके अचेतन होते मन को उन अजनबियों के आ जाने का खौफ चेतनता से भर देता और उसका सारा शरीर उन बंधन में अपनी सारी ताकत झोंक देता। आखिर बंधन खुल ही गया। उस पल अपने खुले हाथ भर देख लेने से उसका डर जैसे एक पल में ही छू हो गया। चंद ही क्षणों में वह पूरी तरह से बंधन मुक्त थी। उस एक पल उसका मन यूं उत्साहित हो उठा मानो वह कोई एक जंग जीत के आ रही हो। अब अंधेरे में इधर उधर टटोलकर उसे दरवाजा मिल गया। ये क्या, दरवाजा एक झटके में ही खुल गया। अब वह बाहर आकर देखती है। उस दिन पूर्णिमा थी और चांद पूरे शबाब में था। उस उजाले में वह उस जगह का जायजा लेती है। वह कोई खंडहर था। आसपास जर्जर घरों की जैसे कोई कतार सी थी। शायद जहां उसे बंद करके रखा गया था वो ही एक बंद दरवाजे वाला घर शेष बचा था। फिर धीरे धीरे आसपास देखती उस ठंडी रेत पर वो आगे बढ़ने लगी कि किसी तेज आवाज से उसका ध्यान दूसरी जगह गया। वह जल्दी से एक टूटी दीवार के पीछे छिप गई। घबराहट में उसकी दिल की धड़कनें मानो धौकनी सी चल रही थी। वहीं छुपी वह धीरे से आवाज की दिशा की ओर झांकती है और सुनने का प्रयास करती है। उसने जो देखा उसकी आंखें डर और दहशत से फैली रह गईं। पैर कांपते हुए लड़खड़ा गए। सामने का दृश्य देख उसकी रगों का खून ही सूख गया। आखिर निधि ने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर जतिन निधि के साथ क्यों नहीं था? उसके साथ क्या हुआ था? फिर निधि धीरे धीरे आसपास देखती उस ठंडी रेत पर वो आगे बढ़ने लगी कि किसी तेज आवाज से उसका ध्यान दूसरी जगह गया। वह जल्दी से एक टूटी दीवार के पीछे छिप गई। घबराहट में उसके दिल की धड़कनें मानो धौकनी सी चल रही थी। वहीं छुपी वह धीरे से आवाज की दिशा की ओर झांकती है और सुनने का प्रयास करती है। उसने जो देखा उसकी आंखें डर और दहशत से फैली रह गईं। पैर कांपते हुए लड़खड़ा गए। सामने का दृश्य देख उसकी रगों का खून ही सूख गया। निधि बुरी तरह से घबराई और डरी हुई थी। वह किसी तरह से सामने नजर उठाकर देख पाई जहां उसके पति की कार से वही दोनों अजनबी नशे में झूमते एक दूसरे से टकराते आपस में कुछ कहते हुए चले आ रहे थे। जतिन कहाँ है? क्या हुआ होगा उसके साथ? ये सोचकर उसका कलेजा कांप उठा। हर एक पल बीतने के साथ
उसके अंदर का डर और बढ़ने लगा। उस पल उसका जी हुआ कि मौका देख उसे वहां से निकल जाना चाहिए, पर अपने पति का ख्याल आते उसने सोचा कि उसे सुनना चाहिए ताकि जतिन का कुछ पता चल सके। उसने आवाज की ओर ध्यान लगा दिया। अबे तू मुझे धक्का क्यों दे रहा है बे? मैं नहीं, तू दे रहा है। मुझसे ज्यादा पिए तूने। दोनों शराब में चूर एक दूसरे को धक्का मुक्की करते चल रहे थे। फिर उनमें से आदमी एक गंदी गाली देकर कहता है, मुझे पता है तुझे साले किस बात की जल्दी है। ये कह दोनों की भद्दी हंसी उस पल वातावरण में गूंज उठती है, जिसे एक हूंक निधि के दिल में भी उग जाती है। उस पल उसके पैर थरथरा जाते हैं। पर यार जैसलमेर टूर अपना बढ़िया हो गया, पर जगह कौन सी लाया है तू? एक शराबी अपनी लड़खड़ाती नजर इधर उधर घुमाते हुए पूछता है। पता नहीं, अपन ने उधर बोर्ड पर कुछ लिखा देखा था। दूसरा अपने पीछे की ओर इशारा करता हुआ कहता है। कहते कहते सोचने की मुद्रा में अपना सर खुजाते हुए कहता है, कल नहीं, दारू पता नहीं साला कोई गांव है कुल। फिर चीखते हुए बोला, चल यार, क्या रखा है नाम में? चाहे जो गाँव या जंगल, हम तो मनाएंगे मंगल। कहता एक बार फिर कसकर हंस पड़ता है। निधि ने जो सुना उससे उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। यहाँ आने से पहले उसने जैसलमेर टूर की अच्छे से जानकारी ली थी। उसमें एक जानकारी जिस पर वह जतिन से और चिपकती हुई बोली थी। जतिन, पता है वहां एक पुतह गांव भी है, नाम है कुलधरा गांव। श्रापित है, हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़ दूंगा। ये कहकर देर तक जतिन की हंसी की खनक उसने अपने आसपास महसूस की थी, पर इस वक्त ये सोच कि वह यहाँ उसी कुलधरा गांव में फंसी है, ये सोच कर ही जैसे उसकी चेतना गुमसी होने लगी। उसके सामने एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई थी। निधि ने थूक की गटकन से अपना सूखा गला तर कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती कि उन अजनबियों की तेज आवाज उस वातावरण को चीर कर गई। वाह, लड़की अभी तक बंदी है, आजा। एक शराबी दूसरे को इशारा करता हुआ कहता है, जा तू उसे खोल, देख हमें, देख कैसे छटपटा रही है। निधि दीवार की ओर से सुनती जैसे डर की सिरहन उसके पूरे देह को हिला गई। वह उल्टी दिशा की ओर भागी। जितना दम लगाकर वह भाग सकती थी वह भागने लगी, पर थकान और उस पल रेत की वजह से उसके कदम बार बार धीमे हो जाते। भागते भागते उसे उनकी चीख सुनाई पड़ी, जिससे डर और दहशत से उसकी चाल और धीमी हो गई और चेतन शून्य होकर वो जमीन पर लगभग गिर सी पड़ी। उसने महसूस किया वहां कुछ ही देर में ढेर सारी हलचल सी बढ़ गई। उसने पलटकर देखा तो लोगों का जत्था उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। उसने रेत में सने हाथों को कपड़े में पोंछकर अपनी आंखों को मलते हुए उस ओर देखा तो उसकी सारी देह जैसे ठंडी हो गई। उस पल न उसका शरीर वहां से हिला न चेतना। वो जत्था लगातार उसकी ओर बढ़ा आ रहा था और वह चाह कर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। उसने गौर से देखा, वो सब गांव वाले लग रहे थे। आगे आगे आदमी, बच्चे, औरतें और सबके सब सामानों को अपने कंधों पर उठाए थे। निधि चाहकर भी वहां से
टस से मस नहीं हो पा रही थी। उसके हलक में जैसे चीख दबके रह गई थी। निधि अपनी तेज होती सांसों से बस उस ओर देखी जा रही थी। जत्था अब उसके नजदीक आ गया। उस पल निधि कस कर चीखना चाहती थी, पर आवाज जैसे उसके हलक में ही सूख गई। उस पल जैसे उसकी सांस गले में अटक सी गई। जत्था उसके शरीर को पार करता निकल गया। निधि सिर्फ हवा की गर्मी को महसूस करती रह गई, जैसे कोमा में पड़ी आंखें खुली अपने जीवन को वेंटिलेटर पे चलता देख रही हो। आखिर गांव के लोगों की भीड़ निधि के पास क्यों चली आ रही थी? अब निधि इन सब से बचने के लिए आगे क्या करेगी? तेज होती सांसों से बस उस ओर देखी जा रही थी। जत्था अब उसके नजदीक आ गया। उस पल निधि कस कर चीखना चाहती थी, पर आवाज जैसे उसकी हलक में ही सूख गई। उस पल जैसे उसकी सांस गले में अटक सी गई। जत्था उसके शरीर को पार करता निकल गया। निधि सिर्फ हवा की गर्मी को महसूस करती रह गई, जैसे कोमा में पड़ी आंखें खोले अपने जीवन को वेंटिलेटर पे चलता देख रही हूं। एक पल में ही जत्था उसके पार जाते उस रेतीली जमीन पर गायब सा हो गया। वेंटिलेटर से जैसे बाहर आ गई निधि और उठकर खड़ी हो गई और बेतहाशा भागने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ, किस ओर बढ़ जाए। बस बेतहाशा भागी जा रही थी कि उसे लगा जैसे वह किसी चीज से टकराई है। एक आह के साथ उसने देखा उसके सामने पल भर में वहां कोई गांव सा दिखाई दिया, जहां सभी लोग थे, आदमी, औरतें, बच्चे। उस पल उसके अंदर के डर को कुछ राहत हुई। उसने देखा अपने घर के बाहर एक औरत अपने दूध मुहे बच्चे को स्तनपान करा रही है। उसने उसके पास जाकर एक सांस में अपनी गाथा कह डाली, पर ये क्या, उस औरत ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अगले ही पल निधि की सांसें थमी की थमी रह गईं। उसके सामने पूरा निर्जीव लोगों का बसा बसाया गांव था। सब तरह के लोग अपने काम में तल्लीन थे। किसी का भी ध्यान किसी और नहीं था। तभी उस औरत ने उसकी ओर देखा। निधि ने देखा उसका पूरा सपाट चेहरा और आंखों की जगह सफेद गोली थी। काटो तो खून नहीं, वह चिल्ला पड़ी। फिर उसे याद नहीं कि कितनी तेज गति से वह वहां से भागी कि उसने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। उन बिन चेहरे वाले लोगों के बीच गुजरते हुए वह लगातार चीखती रही और भागती रही। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसकी चेतना जैसे शून्य हो चली थी। बस बेतहाशा बस भागी जा रही थी। रेत पर पैर कभी किसी कंकाल से टकरा जाता, कभी वह किसी टूटी दीवार से टकरा जाती। उसके शरीर में जगह जगह चोटों के निशान पड़ गए थे, पर डर और दहशत से उसकी चेतना गुम होती जाती जा रही थी। फिर सहसा एक तेज धक्के से वह किसी गेंद सी रेत में लुढ़क गई। फिर दूर कोई रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई आती है। निधि तो बेहोश पड़ी थी, पर रोशनी उसकी ओर आती रही। फिर एक कराह के साथ उसने आंखें खोली। सामने कुछ धुंधले चेहरे दिखे और वह फिर बेहोश हो गई। हॉस्पिटल के एक रूम के बाहर कुछ लोग गहन मुद्रा में खड़े थे। कोई अपना सर पकड़े था, कोई माथा। सबके चेहरे पर जैसे 12 बज रहे थे। लेकिन डॉक्टर को अपने पास आते देख सभी उनकी तरफ एक साथ लपके और जैसे एक सांस में ही सबके स्वर एक से हो गए। डॉक्टर साहब, कैसी है निधि? डॉक्टर उसके चेहरे को उस पल गौर से देखता है, फिर धीरे से कहना शुरू करता है, मुझे पता है, पूरे 10 दिनों से आप सभी को मैं एक ही दिलासा दे रहा हूं
पर अभी भी मैं बस यही कहूंगा कि आप जिस हालत में अपनी पत्नी को यहाँ लाए थे, उससे उसके शरीर से कहीं ज्यादा उसके दिमाग पे किसी हादसे का असर है। जीवित है, सांसें चल रही हैं, आंख भी खोलती है, पर बोलती क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा। बस आप दुआ कीजिए कि आप सबका प्रेम और दुआ उनको सही कर सके। एक सांस में अपनी बात कहते डॉक्टर चले गए और जतिन वहीं सर पकड़े अपने पास खड़े निधि के भाई धीरज से कह उठा, काश उस दिन निधि की बात मान लेता और उन अजनबियों को लिफ्ट नहीं देता। जतिन अपनी बिखरी हालत में कहता रहा और पास खड़ा धीरज हताश सुनता रहा। वे सब पिछले 10 दिन से हॉस्पिटल में निधि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जिस हनीमून के लिए जतिन और निधि आए थे, वह अनजाने में ही उनके लिए एक श्राप बन चुका था। निधि के बेहोशी में मिलते जतिन आनन फानन अपने और उसके परिवार में उस घटना का जिक्र करता बताता है, जिससे वे सभी तुरंत उदयपुर से जैसलमेर चले आते हैं। पर निधि को कहीं भी कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। पर इस बेहोशी से जाने कब वह उठेगी और मैं उसे अकेला छोड़ने की कब उससे माफी मांगूंगा। चिंता मत करिए जीजा जी, वह जल्द होश में आ जाएगी और जो होना था उस पर आपका कोई बस नहीं था। बस वक्त पर भरोसा रखिए। वह अपनी भरसक कोशिश में जतिन को हौसला देने का प्रयास करता है। हाँ, वक्त पर विश्वास करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। जतिन को आश्वस्त करते धीरज उनके कंधे पर हाथ रखता है। निधि ने अपनी भरसक कोशिश की उनसे बचने की, और शुक्र है उन गुंडों से वो भाग भी निकली। उन गुंडों की लाश तक कार में मिली। शायद पीकर ड्राइव करने से एक्सीडेंट में मर गए। पर मुझे समझ नहीं आता कि अगर एक्सीडेंट से वो आदमी मरे तो निधि उस कार से काफी दूर क्यों मिली, वो भी बेहोश। जतिन अजब पहेली में उलझ चुका था। अब ये सब तो तब पता चलेगा जब निधि होश में आएगी। हाँ, अब इंतजार के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन यही सुकून है कि अगर कार में हमारा मोबाइल नहीं छूटता तो ट्रैक करके हम कभी भी निधि तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुझे दुख है कि मैं निधि को सही सलामत नहीं रख सका। कहते कहते जतिन की आवाज भीग उठी। जीजा जी, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। रूंधे गले से धीरज कहता है। पता नहीं, पर हम तो जल्दी पहुंच गए उनका पीछा करते। फिर निधि कार से कब उतरी और उस कुलधरा के गांव की सीमा तक जाने कैसे पहुंची। आश्चर्य से जतिन सबकी ओर देखता है और उसकी आवाज सुन सबकी नजरों में चेतन शून्य पड़ी निधि कुलधरा के राज को सोचती उस एकांत में अपनी आंखें झपकाती है। आखिर गांव के लोगों की भीड़ निधि के पास क्यों